मैं प्रभात कुमार विश्नोई, प्रवक्ता अर्थशास्त्र, राजकीय इंटर कॉलेज देवरी, ऑनलाइन क्लासेस में इकोनॉमिक्स स्टडी पॉइंट पर आप सबका स्वागत करता हूँ। इकोनॉमिक्स स्टडी पॉइंट पर मैं प्रभात कुमार विश्नोई अपने सभी छात्र एवं छात्राओं का, अपने सभी व्यूअर्स का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आइए शुरू करते हैं आज की अपनी ऑनलाइन क्लास। आज का हमारा प्रकरण है अपूर्ण प्रतियोगिता में फर्म का संतुलन अथवा मूल्य का निर्धारण। तो प्यारे बच्चों, इससे पहले कि मैं अपना टॉपिक शुरू करूं, मेरी आप सबसे अपील है कि आज 14 फरवरी 2022 है। आप लोग सब जो कि 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके हैं और भारतीय गणतंत्र के मतदाता हैं, आप निश्चित जाइए, वोट कीजिए और देखिए, भय रहित होकर, निष्पक्ष होकर, स्वतंत्र होकर, है ना, अपने कर्तव्य का पालन करते हुए बिना किसी लालच में आए एक अच्छी सरकार को चुनने के लिए अपना मत जरूर दीजिए, जो आपके राज्य का विकास करे और आपके लिए तरक्की के काम करे। मैं इन्हीं शब्दों के साथ आपसे अपील करता हूं कि बाद में जलपान, पहले मतदान, ठीक है। नमस्कार, आइए शुरू करते हैं अपना आज की ऑनलाइन क्लास। देखिए बच्चों, एक चीज और, मैं अपने रूम में हूं, इसलिए मैंने थोड़ा सा मास्क हटा लिया था। मैं अपने रूम में हूं और ओमिक्रॉन आपके समाज में अभी भी जिंदा है, कोरोना अभी भी जिंदा है। इसलिए जब आप मतदान बूथ पर जाए तो बाकायदा मास्क लगा के जाए, 2 गज की दूरी है जरूरी का पालन करें और कोरोना से अपने आप को सुरक्षित रखें, ठीक है। आइए शुरू करते हैं आज की अपनी ऑनलाइन क्लास। मैं अपने रूम में हूं, इसलिए मैंने अपना मास्क हटा दिया है। आज की जो मेरी क्लास है, इसका मैं टाइटल आपको पहले बता चुका हूं और चूंकि समय कम है और मुझे आपकी बहुत चिंता है, इसीलिए मैं कहिए कि चुनाव ड्यूटी के साथ साथ आपके लिए नित्य प्रति वीडियो बना रहा हूं, आपको प्रेषित कर रहा हूं। नहीं देख रहे तो इसमें मेरा दोष नहीं है। कल से मैं स्कूल में आऊंगा, अगर मुझे यहाँ से इजाजत मिल गई, आज्ञा मिल गई, तो मैं कल से स्कूल में आऊंगा, आपको कल से पढ़ाऊंगा भी। तो सभी बच्चे, चाहे वो कक्षा 11 के हों या 12 के हों, स्कूल जरूर पहुंचे। चलिए अपना टॉपिक हम शुरू करते हैं। हमारा जो ये टॉपिक है अपूर्ण प्रतियोगिता में फर्म का संतुलन। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं अपूर्ण प्रतियोगिता किसे कहते हैं। पूर्ण प्रतियोगिता की विशेषता मैंने बताई है, पूर्ण प्रतियोगिता की अनगिनत विशेषता है। एक बार फिर से बता दे रहा हूं कि पूर्ण प्रतियोगिता में किसी वस्तु के क्रेता विक्रेता बहुत ज्यादा होते, ठीक है, बहुत अधिक क्रेता विक्रेता। दूसरी बात, समरूप वस्तु, ठीक है, फर्मों का स्वतंत्र आवागमन, भारी गमन, यातायात लागतें अनुपस्थित, उत्पादन के साधनों में, है ना, और वस्तु बाजार में गतिशीलता। बात समझ गए ना। समस्त बाजार में मूल्य एक पाया जाता है, बाजार का प्रत्येक क्रेता और विक्रेता को ज्ञान होता है। सब याद आ गया होगा आपको। अब ये पूर्ण प्रतियोगिता की विशेषता एक बार फिर से पढ़ लेना बेटा, है। और उसके बाद अपूर्ण प्रतियोगिता क्या है। अपूर्ण प्रतियोगिता पूर्ण प्रतियोगिता की जस्ट विपरीत स्थिति है। क्या है अपूर्ण प्रतियोगिता? पूर्ण प्रतियोगिता की जस्ट विपरीत स्थिति है। पूर्ण प्रतियोगिता की यदि कोई एक शर्त पूरी ना हो रही हो तो वास्तविक जगत में अपूर्ण प्रतियोगिता पाई जाती है, पूर्ण प्रतियोगिता नहीं पाई जाती। मैंने आपको पहले बताया पूर्ण प्रतियोगिता सैद्धांतिक है। जैसे कोई जहाज है, अब जहाज आकाश में उड़ रहा है तो हम नहीं समझ सकते कि वो किस प्रकार से उड़ रहा है, उसका तेल कहाँ है, पायलट कहाँ बैठा है, किस तरीके से ये ऊपर जाता है, किस तरीके से नीचे आता है, किस तरीके से ये अपने राइट मुड़ता है, किस तरीके से अपने लेफ्ट मुड़ता है, नहीं जान सकते। कहाँ पर उसका फ्यूल होता है, नहीं जान सकते। कहाँ पर पैसेंजर बैठते हैं, नहीं जान सकते। कहाँ पर सामान रखा जाता है, सामान की लोडिंग होती है, नहीं जान सकते। कब जान सकते हैं? जब वो जमीन पर खड़ा हो। आप उसको देखिए, समझ में आ जाएगा, सब चीजें समझ में आ जाएंगी। लेकिन उड़ते हुए जहाज तो समझ गए ना। ऐसे ही पूर्ण प्रतियोगिता है। पूर्ण प्रतियोगिता एक काल्पनिक स्थिति है, एक जमीन पर रखे हुए जहाज की स्थिति है, जो हमें अर्थव्यवस्था को समझने में मदद करती है। बहुत सारे सिद्धांतों में पूर्ण प्रतियोगिता की मान्यता है ना। और
जितने भी हमारे क्लासिकल इकोनॉमिस्ट हैं उन्होंने बिल्कुल पूर्ण प्रतियोगिता की मान्यता को आगे लेकर ही वो आगे बढ़े, जबकि पूर्ण प्रतियोगिता व्यवहारिक जगत में नहीं पाई जाती और इसी से उनके सिद्धांत जरा थोड़े भ्रामक हो जाते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं। हम हमारा आज का टॉपिक है अपूर्ण प्रतियोगिता। यदि पूर्ण प्रतियोगिता की कोई एक शर्त पूरी ना हो, जितनी विशेषताएं हैं एक विशेषता पूरी ना हो तो वास्तविक जगत में अपूर्ण प्रतियोगिता पाई जाती है। ठीक है, समझ में आ गया आपकी? समझ में आ गया होगा मेरे बच्चों की कि अगर पूर्ण प्रतियोगिता की कोई एक शर्त एक विशेषता पूरी नहीं हो रही है तो वास्तविक जगत में क्या पाया जाएगा? अपूर्ण प्रतियोगिता पाई जाएगी। अपूर्ण प्रतियोगिता कोई एक अकेली स्थिति नहीं है, अपितु अनेक स्थितियों की एक श्रृंखला है जो उत्तरोत्तर और अधिक अपूर्ण प्रतियोगिता को प्रदर्शित करती है। अब बात यह है कि एकाधिकार और अपूर्ण प्रतियोगिता लगभग समान है। अब याद रखिए, मूल्य निर्धारण आए, एकाधिकार में मूल्य का निर्धारण किस प्रकार होता है तो आप क्या करेंगे? यही है बस एकाधिकार। और अपूर्ण प्रतियोगिता में मूल्य का निर्धारण किस प्रकार होता है तो यही है ना? एकाधिकार के अंतर्गत एक विक्रेता अपने वस्तु की उत्पादन की मात्रा तथा मूल्य का निर्धारण किस प्रकार करता है, ये क्वेश्चन है एग्जाम के लिए। और यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन है अपूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत फर्म के संतुलन को रेखा चित्र की सहायता से समझाइए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हम एक रेखा चित्र यहाँ बना रहे हैं। ये देखिए, ये हमारी जो रेखा है ये है यानी ए आर। क्या है ये? ए आर रेखा ये मांग वक्र का प्रतिनिधित्व करती है, नीचे को गिरती हुई होती है। दूसरी हमारी एक रेखा और है, ये है एम आर रेखा। क्या कौन सी रेखा है? एम आर रेखा। ठीक है, आप याद रखिए ये एम आर रेखा ए आर रेखा के नीचे होती है। और 2 नंबर का क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, यानी कि अपूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत एम आर ए आर की स्थिति की व्याख्या कीजिए। तो ये बेटा यही रेखा चित्र आपको बनाना है, इसको ध्यान में रखना है। ठीक है, अब बात ये आती है कि मूल्य का निर्धारण किस प्रकार से होगा। ये गिरते भी होते हैं, क्योंकि अगर हम अपनी वस्तु को अधिक मात्रा बेचना चाहते हैं तो हमें मूल्य कम करना पड़ता है, और यदि मूल्य कम करना पड़ता है तो केवल उस इकाई पर ही मूल्य कम नहीं करना पड़ता जो हम बेच रहे हैं, अपितु उससे पूर्व की जो इकाइयाँ उन पर भी कम करना पड़ता है। जैसे एक ग्राहक पहुँचा, पूछ रहा केले क्या हुआ? 40 रुपये किलो। अरे भाई ज़्यादा लेने हैं, 10 दर्जन केले लेने हैं, बताओ क्या लोगे? बोले 35 दे देना। तो ऐसा नहीं कि पहली दर्जन 40 की और बाकी सब 35 की। शुरू की जो दर्जन है, 1 दर्जन केले, उसका भी रेट 35 से लगेगा। तो इसलिए एम आर जो है वो ए आर की तुलना में ज़्यादा लगता है। चलिए ये भी पूरा हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं कि सीमांत लागत और औसत लागत किस प्रकार के होते हैं। तो मैंने आपको पहले बताया कि सीमांत लागत वक्र, औसत लागत वक्र यू के आकार के होते हैं, बताया ना? ये सीमांत लागत वक्र है और ये औसत लागत वक्र है। ठीक है, देख लीजिए अच्छी तरह, सीमांत लागत, औसत लागत वक्र। यहाँ पे इसको इसलिए डालो कि छोटा लिखा गया और आपको समझ में आना चाहिए। यू के आकार पे होते हैं और ये ई बिंदु है जहां पर ये दोनों इक्वल हैं। ठीक है, क्या होता है? शुरू में कि मदद उत्पत्ति ह्रास नियम की क्रियाशील, उत्पादन वृद्धि नियम की क्रियाशील होता है। ये है क्या है? ये सीमांत लागत, औसत लागत और ये चीजें। अब देखिए ना, सीमांत लागत, औसत लागत, कुल लागत। तो कुल लागत तो ऊपर को चढ़ता हुआ होता है, मैंने आपको पहले बताया है ना, पहले वाले वीडियो देख लीजिए। अब ये जो है ना, यहाँ पे उत्पादन वृद्धि नियम लागू हो रहा है। उत्पादन वृद्धि नियम अर्थात वर्तमान प्रतिफल नियम। इसमें क्या होता है, जैसे जैसे साधनों की मात्रा को बढ़ाते हैं वैसे वैसे लागतें कम होती है। ठीक है, अच्छा इसमें क्या होगा, लागतें कम होंगी तो सीमांत लागत और औसत लागत दोनों ही कम होती है, लेकिन कहिए कि सीमांत लागत औसत लागत की तुलना में तेजी से कम होती है। एक बिंदु पर दोनों बराबर हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर उत्पादन स्थिर नियम क्रियाशील होता है। उत्पादन स्थिर नियम ये क्रियाशील होता है, इसलिए यहाँ पे दोनों बराबर हो जाती है। उसके बाद कौन सा नियम क्रियाशील होता है? यानी कि ई बिंदु के बाद ई एम सी और ई ए सी, यानी मार्जिनल कॉस्ट और एवरेज कॉस्ट, यानी सीमांत लागत, औसत लागत, ये दोनों बढ़ने लगते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे किल्मागत उत्पत्ति ह्रास नियम लागू होता है। किल्मागत उत्पादन ह्रास नियम, और ये भी हमने पढ़ा चुके हैं हम आपको।
तो यहाँ पे ये नियम लागू होना है। अब ये जो रेखा चित्र है यहाँ पे उठा लीजिए। सबसे पहले सीमांत लागत, तो सीमांत लागत को आप इस तरीके से बना देंगे, बन गया ना। मूल्य का निर्धारण कहाँ होगा? सत्य है जहाँ पर सीमांत लागत सीमांत आय ये दोनों बराबर होगी, वहाँ पर फर्म संतुलन की स्थिति में होगी। अब मैं आपको ये भी बता दूं कि फर्म संतुलन की स्थिति में कब होती है? जब फर्म में विस्तार और संकुचन की प्रवृत्ति का अभाव होता है, तब कोई फर्म कहेंगे कि संतुलन की स्थिति में होती है। फर्म में विस्तार संतुलन की स्थिति का, जब फर्म अधिकतम लाभ अर्जित कर रही हो। फर्म को अधिकतम लाभ कब अर्जित होगा? जब उसकी सीमांत लागत सीमांत आय के बराबर हो। तो यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण शर्त है सीमांत लागत और सीमांत आय दोनों बराबर होनी चाहिए। एग्जाम में क्वेश्चन आता है पूर्ण अपूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत फर्म के संतुलन की शर्त बताइए। तो एम आर बराबर मार्जिनल कॉस्ट अर्थात एमसी, ये लिखा हुआ है। समझ में आ रहा है? अब यहां से ये सीमांत लागत वक्र ने उठा लिया। सीमांत लागत वक्र सीमांत आय वक्र को ई बिंदु पर काटा है। ये बिंदु जो है ई बिंदु है, ये संतुलन बिंदु है, और ये जो बिंदु हमने बनाया है ये संतुलन बिंदु है। और इस संतुलन बिंदु के कारण जो बाजार में वस्तु का मूल्य है, इसके इस बिंदु से इस रेखा के समांतर हमने ये रेखा खड़ी कर दी। देखिए बच्चों, मेरे तिरछी हो जाए तो हो जाए, लेकिन आपसे नहीं होनी चाहिए, ठीक है? ये जो रेखा है ये एम आर वक्र को यहाँ काट रही है, अर्थात बाजार में वस्तु का मूल्य एस क्यू के बराबर निर्धारित होगा, अथवा एस से ओ एक्स के समांतर ये रेखा डाल दीजिए, पी ओ पी के बराबर निर्धारित होगा। सीधी खींचेगा, ये तिरछी हो गई थोड़ी सी है, देख लीजिए है। तो ये ओ पी मूल्य निर्धारित हो गया। अब बात है ना सीमांत लागत कितनी है? तो सीमांत लागत है ई क्यू के बराबर। यहां से लेके यहां तक सीमांत लागत है, और यहां से यहां तक जो है क्या है? औसत लागत है पूरी नीचे तक। एस क्यू क्या है? ए आर है, ठीक है? एस क्यू क्या है? ए आर। और एम आर क्या है? एम आर क्या है बेटा? एम आर है ई क्यू, ठीक है? कितना अंतर है दोनों में? यानी आय इतनी है, लागत इतनी है, इस भाग के बराबर अंतर है, ठीक है? अब जब तक सीमांत लागत घटती है तब तक फर्म अब यानी और सीमांत लागत सीमांत आय दोनों बराबर हो जाती है, वहीं तक उत्पादन होगा, मूल्य निर्धारित हो गया। लाभ कितना होगा? अब ये लाभ के लिए हमें जो ये ऐसी रेखा है उसको लाना है। अगर ऐसी रेखा एस बिंदु से निकलेगी तो कोई लाभ नहीं, एस बिंदु से नीचे होगी तो लाभ होगा, और एस बिंदु के ऊपर होगी तो हानि होगी। देखिए कैसे, ये ऐसी रेखा है, यहीं से बनानी है इसको, इस तरीके से हम बना दें, ठीक है? ऐसी रेखा, तो यानी फर्म का को एक इकाई बेचकर क्या मिल रहा है? एस क्यू मूल्य। लागत कितनी लगानी पड़ रही है? एस क्यू के बराबर, यानी जितनी लागत लगा रहे हैं उतना ही मूल्य मिल रहा है, तो यहाँ पे कोई लाभ नहीं हो रहा, ठीक है? तो यहाँ पे शून्य लाभ है। तो ये शून्य लाभ की स्थिति है, समझ गए? शून्य लाभ की स्थिति। मूल्य का निर्धारण कहाँ होता है? जहाँ पे फर्म की सीमांत आय सीमांत लागत के बराबर होती है। तो यहाँ पे देखिए फर्म की कुल लागत कितनी है? ओ पी एस क्यू। फर्म की कुल आय कितनी है? ओ पी एस क्यू। क्या बचा? कुछ भी नहीं, शून्य, शून्य लाभ, है ना? ये जो आयत है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये फर्म की कुल आय है, और यही फर्म की लागत है। समझ आ गया? कुल आय कितनी है? कुल आय, कुल नीचे आ गया, क्या लिख देते हैं? कुल आय। तो कुल आय है इस आयत के बराबर, यानी ओ पी एस क्यू। ये जो आयत है ये कुल आय है। कुल लागत कितनी है? इसी आयत के बराबर कुल लागत, कुल लागत भी ओ पी एस क्यू। अब कुल लागत में से कुल आय में से कुल लागत घटाओ, क्या बचेगा? शून्य। तो ये शून्य लाभ की स्थिति है, ठीक है? अब हम आपको लाभ की स्थिति बताते हैं। तो यहाँ थोड़ा सा संशोधन करना पड़ेगा। संशोधन क्या करना पड़ेगा? कोई ऐसा विशेष संशोधन कुछ नहीं करना पड़ेगा, केवल मार्जिनल कॉस्ट वाली जो रेखा, ये एवरेज कॉस्ट वाली रेखा हटानी है। ये हट गई ना? अभी हमने इसको एस बिंदु से नहीं गुजरना है, ये ई और एस के बीच में से कहीं से गुजरेगी, ठीक है? अब देखिए यहाँ पे ये हमने यहाँ से गुजार दिया, ठीक है? तो फर्म की ये रेखा
हैं? मैं जल्दबाजी में बेटा, मुझे जाना है, आपको मैं पहले भी पढ़ा चुका हूँ, मुझे आप याद कर लीजिए इस क्वेश्चन को। ये फर्म की औसत लागत रेखा, औसत लागत कितनी है? ये ई डैश के बराबर, ठीक है। ये तो ई संतुलन बिंदु है, इसको यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है। ये ई संतुलन बिंदु है और औसत लागत कितनी है? इस बिंदु के बराबर, यानी ई डैश क्यू के बराबर औसत लागत है। और औसत आय कितनी है? एस क्यू के बराबर। प्रति इकाई लाभ कितना है? एस ई के बराबर, है ना। ये बिंदु है, यहाँ से यहाँ तक, थोड़ा काले पेन से दिखा देता हूँ, ये यहाँ से लेके यहाँ तक, ये काला पेन है ना। यहाँ तक जो है प्रति इकाई लाभ है, यहाँ से लेकर यहाँ तक 10 रुपये मूल्य मिल रहा है, यहाँ से लेकर यहाँ तक 8 रुपये लागत लगानी पड़ रही है, 10 में से 8 घटा दो, 2 रुपये आपको लाभ हो जाएगा। समझ में आ गया? कुल लाभ कितना होगा? इस बिंदु से आगे इस तरीके से सीधी इस आधार रेखा के समांतर रेखा की ड्रा दीजिए, ये आ गया पी डैश। कुल लाभ यानी कि P1 और एस ई डैश, ये भरा हुआ भाग कुल लाभ है। क्या है ये? कुल लाभ। समझ गए होंगे बेटा? तो कुल लाभ की स्थिति हो गई। अब देखिए, अगर ये ऊपर ये जो देखा है, अगर ये जो कहिए औसत लागत वक्र, ये वाला, ये यहाँ से गुजरे, ये ऊपर औसत लागत है और ये यहाँ पर ये औसत लागत लगा दिया मैंने। अब ये यहाँ से गुजर रही है इस बिंदु से, ठीक है, इस बिंदु से गुजर रही है। फर्म को प्रति इकाई कितना लगाना पड़ रहा है? ई डैश क्यू के बराबर। प्रति इकाई बनाने के लिए ई डैश क्यू के बराबर, और उसे आय कितनी मिल रही है? एस क्यू के बराबर, यहाँ से लेके यहाँ तक। तो उसे हानि कितनी उठानी पड़ रही है? प्रति इकाई हानि उसको यहाँ से यहाँ तक उठानी पड़ रही है, ये जो बिंदु है, ठीक है। तो उसकी कुल हानि कितनी होगी? ये तो हो गया मूल्य P2। और फर्म की कुल हानि कितनी हो गई? ये मैं नीले भाग से भर रहा हूँ, ये फर्म की हानि है। रेखा चित्र केवल एक है, 3 स्थितियां हो सकती है, ये हानि है, ठीक है। ये क्या है? हानि। और ये क्या है? लाभ। क्या है ये? लाभ। अब ये फर्म को लाभ और हानि कब होती है? जब अगर फर्म द्वारा निर्मित वस्तु की मांग मजबूत होगी, फर्म को लाभ होगा। अगर मांग कमजोर होगी तो हानि होगी। यदि मांग सामान्य होगी तो शून्य लाभ होगा, ठीक है। फर्म संतुलन में कब होगी? जब फर्म के द्वारा फर्म की सीमांत आय सीमांत लागत के बराबर होगी। या अपूर्ण प्रत्युत्तर में मूल्य का निर्धारण कब होगा? जब फर्म के द्वारा निर्मित वस्तु की कहिए, ठीक है, जहां फर्म की सीमांत आय सीमांत लागत के बराबर होगी। तो ये थोड़ा सा पढ़ लेना, और इसे मैं कल भी क्लास में स्पष्ट कर दूंगा। और एक बार पुनः, पहले मतदान और बाद में जलपान, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।